सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विषय विज्ञान पाठ 2 भोजन का घटक। तो भोजन का घटक में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ। पहला क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ किसे क्या है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलता है। तो ये हमारा क्या है? खाद्य पदार्थ है। उसके बाद खाद्य पदार्थ में क्या होना चाहिए? खाद्य पदार्थ में क्या होना चाहिए? पोषक होना चाहिए। अब पोषक क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। तो अब इसमें तत्व शब्द आया, तो तत्व क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व क्या होता है? देखिए, पोषक तत्व की क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है। ये क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि प्रोटीन का परीक्षण, वसा का परीक्षण। तो उसी परीक्षण को करने के लिए यहाँ पे देखिए आयोडीन का हमें तनु विलयन की आवश्यकता होगा। तो तनु विलयन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? आधी भरी प्रणाली में कुछ 3-4 बूंदे आयोडीन डाल दीजिए तो वो आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का अगर विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने पर वो बन जाएगा। कास्टिक सोडा का विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालने पर वो आपका बन जाएगा। अब देखिए आगे है, यहाँ पे दिया है मंड का परीक्षण। तो मंड का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? मंड का परीक्षण देखिए, यहाँ पे 2 विद्यार्थी यहाँ पे मंड का परीक्षण कर रहे हैं। पहला इन लोगों ने क्या लिया है? आलू का, देखिए आलू का टुकड़ा लिया है। आलू का टुकड़ा को यहाँ पे रखा है। एक ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन का जो तनु विलयन है उसको एक दो ड्रॉप करके उसमें डाल रहा है। इस प्रकार वे लोग क्या कार्बोहाइड्रेट या मंड का परीक्षण कर रहे हैं। तो मंड का परीक्षण करने पर वो कौन सा रंग का हो जाएगा? या नीला या काला रंग का हो जाएगा। अगर नीला या काला रंग उपस्थिति दर्शाता है, इसका मतलब वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड क्या है? मंड क्या है? मंड ही आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड अथवा शर्करा के रूप में रहता है। तो ये मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को भी यही दर्शाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन का परीक्षण है। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए देखिए आपका एक विद्यार्थी प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं। देखिए एक परखनली लिया है। इस परखनली में पहले से ही आपका जिस खाद्य पदार्थ का मुझे हमको प्रोटीन का परीक्षण करना है वो खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या पीस कर उसमें डाल देंगे। उसके बाद कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें हम लोग डालेंगे। अब किस प्रकार डालेंगे वो देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है कि एक परखनली में डाल दे 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता परखने में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कॉपर सल्फेट 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद आपका कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर हम लोग उसे अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट परखनली में रख देंगे। रखने के बाद आपको या हमें क्या मिलेंगे? बैंगनी रंग का वो हो जाएगा। यानी बैंगनी रंग जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यही हमको देखना था कि प्रोटीन किस प्रकार से, प्रोटीन का परीक्षण हम लोग देख लिए कि प्रोटीन का परीक्षण करने पर वो किस प्रकार का रंग हो जाता है? बैंगनी रंग। ये ही आपको ज़्यादा याद रखना होगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे दिया है वसा का परीक्षण। तो वसा का परीक्षण बहुत ही आसान है। इसमें आप किसी खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए, उसको थोड़ा सा टुकड़ा कीजिए और कागज़ में लपेट दीजिए। कागज़ में लपेटने के बाद उसमें देखिएगा आपको तेल का धब्बा दिखाई मिलेगा। अगर उसमें तेल का धब्बा आपको दिखाई मिल रहा है इसका मतलब उसमें वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने
कितने पोषक तत्व का परीक्षण किया? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है इसका हम लोग परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहता है। इन सभी पोषक तत्वों को हमें आवश्यकता होती है। तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है, ये याद रखिएगा। फिर वसा से ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहता है, ये आप याद रखिएगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलता है? ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत देखिए, ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे है आपका शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। अब वसा का कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत में आपको क्या क्या मिल जाता है वसा में? सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, नारियल का तेल, गिरी, तिल, मूंगफली, ये सब क्या है? आपका पादप उत्पाद। अब जंतु उत्पाद क्या है जो हमको वसा मिलता है? जंतु उत्पाद में हमको क्या, जैसे मांस मिलता है, मछली मिलता है, घी, दूध, मक्खन, अंडा, इस सब से हमको क्या मिलता है? वसा, जो जंतु स्रोत से हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का कुछ स्रोत। प्रोटीन का कुछ स्रोत, तो प्रोटीन का कुछ स्रोत में हम लोग पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों में देखेंगे। पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों में हम लोग देखेंगे। तो पादप उत्पाद में क्या क्या है देखिए, जो प्रोटीन का स्रोत है। चना में मिलेगा प्रोटीन, मूंग में मिलेगा, तूसर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, यानी प्राय जो दालें होती है उसमें आपका प्रोटीन हमें मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु स्रोत में जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। मांस में भी प्राप्त होता है, मछली में होता है, पनीर में होता है, दूध में होता है, अंडा में होता है। एक इसमें हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे विटामिन ए का कुछ स्रोत। ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है, आगे जाके इस प्रकार का हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो विटामिन ए का कुछ स्रोत क्या है? आम में मिलता है, गाजर में मिलता है, पपीता में मिलता है, मछली का तेल और दूध में हमको विटामिन ए मिलेगा। अब विटामिन बी का कुछ स्रोत, जैसे चावल, लीवर, गेहूँ, इस सब में हमको क्या मिलता है? विटामिन बी का, विटामिन बी हमें इससे प्राप्त होता है। अब विटामिन सी का स्रोत, विटामिन सी किस में मिलता है? संतरा में मिलता है, टमाटर में मिलता है, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, यानी प्राय कच्ची सब्जी में हमको विटामिन सी मिलता है, या खट्टा पदार्थ में भी हमको विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन डी का कुछ स्रोत, दूध, मक्खन, लीवर, मछली, अंडा, इसमें हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूरज के किरण से भी हमको प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी प्रोटीन हमारे शरीर का वृद्धि करता है। विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार का होता है, ठीक है, जिनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ को जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन के एक समूह को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए हमारे त्वचा एवं आँखों की आवश्यकता है, यानी हमको जो विटामिन चाहिए, हमारे शरीर के लिए जो विटामिन चाहिए वो हमें अल्प मात्रा में चाहिए होता है। जैसे विटामिन ए अगर हम मुझे चाहिए तो वो हमारे शरीर के त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारे शरीर रोगों, हमारे जो रोग है उससे लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी सी जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थि एवं दांत की रक्षा करता है। विटामिन डी हमारे अस्थि एवं दांत की रक्षा करता है। कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता
करता है। यानी देखिए विटामिन डी किस में मिलता है, कैल्शियम में। कैल्शियम में क्या विटामिन डी मिलता है, तो डी क्या करता है, अस्थि और दांत को स्वस्थ बनाए रखता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन का चित्र देखिए आपका दिया है, आप इसे भी याद रखेंगे। आयोडीन का कुछ स्रोत दिया है, देखिए पालक, अदरक, मछली, ये क्या है आयोडीन का कुछ स्रोत। फास्फोरस का कुछ स्रोत दिया है, दूध, केला, मिर्ची, ये सब क्या है फास्फोरस का स्रोत है। उसके बाद आप देखिए आयरन यानी लोह के कुछ स्रोत है, देखिए लिवर है आपका, शायद मूली साग, ये सब क्या है एप्पल, ये सब क्या है लोहा का कुछ स्रोत। ये पालक है, पालक सब्जी में, पालक साग में हमको लोहा की जो मात्रा है वो हमको ज़्यादा मिलता है, यानी आयरन जो मुझे पालक साग में मिलता है। अब उसके कैल्शियम का कुछ स्रोत देखिए, दूध और अंडा, ये क्या है कैल्शियम का स्रोत है। हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। हमारे शरीर में उचित विकास और स्वस्थ जो हमको बनाए रखेगा उसके लिए मुझे क्या प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। यहाँ पे जितना पढ़े हम लोग, लोहा पढ़े, लोहा यानी क्या क्या पढ़े हम लोग, देखिए आयोडीन पढ़े, फास्फोरस पढ़े, लोहा और कैल्शियम, ये हमको उचित विकास के लिए और उचित मात्रा में चाहिए, ठीक है। स्वस्थ के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। अधिकांश पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होता है, ये बात तो सही हम लोग देखें। अब हमें क्या पढ़ना है, किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होता है। कच्ची सामग्री में हम लोग क्या देखें कि पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकता है। देखिए कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की जो मात्रा है दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पहले कच्चा होता है। अगर आप उसे पका खाएंगे तो पकाने पर क्या होता है ना कि आपका बहुत सारा पोषक तत्व वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कच्चे जब वो रहते हैं कोई सब्जी, साग सब्जी, तो उसमें वो ज़्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे हम लोग उसे पका देते हैं तो वो उसमें जो पोषक तत्व वो बहुत घट जाता है। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होता है। ये भी बात सही है। देखिएगा कि आप मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ चावल में कार्बोहाइड्रेट है, किसी और सब्जी में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन चावल में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे वस्तु की तुलना में ज़्यादा होती है। ऐसा भी आपका खाद्य पदार्थ है। इन पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे की भी आवश्यकता होती है तथा जल की आवश्यकता होती है। आहार रेशे हमारे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। आहार रेशे को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रुक्षांश। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः से पादप उत्पाद से ही होती है। रुक्षांश में मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न यानी दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये क्या है रुक्षांश, इसमें हमको मिलता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, यानी रुक्षांश जो है यानी आहारी रेशे जो है हमारे शरीर में जो कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, हमारे भोजन में ये एक मुख्य संघटक है। यानी इसे हमें बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना पचे जो भोजन होता है, यानी रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये हमारे शरीर को सहायता करता है। हमारे शरीर की सहायता कौन करता है, रुक्षांश क्या सहायता करता है, पचे भोजन को बाहर निकालने में, या बिना पचे भोजन को भी वो बाहर निकाल देते हैं। यानी अपच से भी हमको ये मुक्ति देता है। अब जल क्या करता है, आहार रेशे के बारे में पढ़ ली। जल क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होता है, यानी ऐसा थोड़ा है कि आप विटामिन ए, बी, सी जो हम लोग ले लिए हैं, अब उसको हम लोग क्या ऐसे ही ठोस अवस्था में तो नहीं लेते हैं, हम लोग उसको क्या लेते हैं, घुलनशील अवस्था में लेते हैं। अब वो मुझे हम लोग जब भोजन के रूप में जो पोषक तत्व लेते हैं उसको अवशोषित करना होता है, और अवशोषित तभी होगा जब वो जल में घुला रहेगा। तो जल में घुला रहने पर वो अवशोषण करने के बाद हमारे शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि जल जो है हमारे भोजन में और आवश्यकता
क्या है कि जो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो हमें मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया करता है। यानी सामान्यतः हमारे शरीर जो है जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से भी प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग द्रव के रूप में डायरेक्ट हम लोग जल को भी हम लोग ग्लास में डाल के पी लेते हैं, दूध चाय आदि, अथवा कोई खाद्य पदार्थ जैसे आप खीरा लीजिए, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने पर भी हमको जल की आवश्यकता पूरी हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संतुलित आहार तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे हम लोग आहार करते हैं। अब संतुलित आहार क्या होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में होना चाहिए। किस मात्रा में होना चाहिए? उचित मात्रा में। उचित मात्रा में नहीं होगा तो आपका शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग या रोग आपको जकड़ लेंगे। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक भी हो गया तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। अगर अधिक हो गया तो आप किसी और रोग से शिकार हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो संतुलित आहार चाहिए वो उचित मात्रा में चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि पोषक तत्व जैसे नष्ट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, क्या करते हैं, पहले सब्जी को छीलने के बाद धोते हैं। नहीं, पहले हमको क्या करना है, पहले ही धो लेना है, उसके बाद आप उसको छीलिए। इससे क्या होगा कि पोषक तत्व जो है कम नष्ट होगा और हमें भोजन के रूप में वो मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया है, जैसे बोला है विटामिन जो सी है आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी जो है गर्मी में वो नष्ट हो जाता है। ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सामग्री सम्मिलित करें। तो ये क्या करते हैं, हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग सलाद के रूप में जो हम लोग लेते हैं, आपका टमाटर रहता है, मूली रहता है, गाजर रहता है, तो ये जो हम लोग मिर्च रहता है, ये हम लोग इसमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। तो इसीलिए बोलता है कि भोजन आप जब कर रहे हैं तो सलाद आपको लेना चाहिए, क्योंकि सलाद में क्या रहता है, विटामिन सी। और यही सी क्या करता है, आप इसे क्या गर्म करके या पका के नहीं खा सकते, आपको इसे कच्ची ही लेना है। क्यों? कच्चा लेने पर आपको इसका जितना विटामिन सी है आपको पूरे शरीर में मिल जाएगा, लेकिन पकाने पर जो है विटामिन सी आसानी से वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग कीजिएगा तो और बाद में उसे फेंक दीजिएगा तो फिर क्या होगा कि लाभदायक उसमें जो प्रोटीन और खनिज लवण होता है वो चले जाता है, यानी उसका क्या हो जाएगा, हानि हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर जो पोषक तत्व हम लोग ले रहे हैं, अगर जितना उचित मात्रा में तो लेना चाहिए, लेकिन आप अगर उसे ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहरी भोजन समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि, इसको हम लोग भोजन के रूप में ज़्यादा अगर ग्रहण करते हैं तो निस्संदेह इसमें हमको क्या हो जाएगा, वसायुक्त भोजन ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो वसायुक्त भोजन अगर ज़्यादा ले लीजिएगा तो इससे क्या होगा, आप किसके शिकार हो जाएंगे, देख लीजिए, इस व्यक्ति की तरह आप बन जाएंगे, यानी आप भी मोटापा के शिकार हो जाएंगे। यानी आप जो पोषक तत्व भोजन के रूप में ले रहे हैं आपको उसे उचित मात्रा में ही लेना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वो कमी लंबी अवधि तक रह जाए तो क्या होगा, वो व्यक्ति क्या उसकी कमी से यानी उसके अभाव से वो क्या ग्रसित रहेगा, और जिसके अभाव से वो ग्रसित रहेगा उस प्रकार का उसके शरीर में क्या हो जाएगा, विकृति पैदा होगा, रोग पैदा होगा, और उसी रोग को हम लोग, वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव से कारण होते हैं उन्हें हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है,
तो उससे कुछ रोग हो सकता है, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, यानी अब उसे कौन सा रोग होगा? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? वृद्धि अवरोध, यानी उसका जो वृद्धि होगा वो कम हो जाएगा, चेहरे में सूजन होगा, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी, इस पेचिश आदि रोग आपका हो जाएगा। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। यानी हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं कि यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति का आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हो रहे तो उस व्यक्ति का वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। क्या बोला है कि यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही अगर मान लो किसी व्यक्ति को एक लंबे समय तक अनुपस्थित रह जाए, यानी उसे ना मिले, क्या ना मिले? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो उस व्यक्ति का जो शरीर का वृद्धि है वो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएगा और वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ रहेगा, चलने में असमर्थ हो जाएंगे। अब हम लोग विटामिन प्रोटीन की कमी से पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन और खनिज लवण के अभाव से भी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, अब बोला है कि अभावजन्य रोग की रोकथाम, तो अभावजन्य रोकथाम क्या? संतुलित आहार चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है विटामिन और खनिज लवण के अभाव से होने वाले रोग और विकार। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो विटामिन ए से क्या होता है? रोग दृष्टिहीनता, रतौंधी, यानी इसको अब लक्षण क्या आपको दिखाई मिलेगा? कमज़ोर दृष्टि हो जाएगा, रात में आपको कम दिखाई मिलेगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। यानी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी रोग। अब बेरी रोग क्या होता है? बेरी रोग में क्या होता है? आपका दुर्बल पेशियाँ, यानी दुर्बल पेशियाँ काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी की कमी से जिस रोग का नाम है वो स्कर्वी। अब इसमें स्कर्वी कैसे, क्या उसको आपका लक्षण क्या रहेगा? मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगेगा, यानी कहीं चोट हो गया तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से वो ठीक नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी, रिकेटस में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेटस बीमारी। अब रिकेटस में क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होना, यानी आपका हड्डी बहुत कमज़ोर रहेगा, अपने आप मुड़ जाएगा धीरे धीरे। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? दंत क्षय और अस्थि में क्षय, यानी दंत क्षय और अस्थियाँ जो है, आपका हड्डी जो है और दांत जो है बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्षय होते जाएगा। यानी क्या होगा? कमज़ोर अस्थि और दंत क्षय हो जाएगा, ये आपको देखने मिलेगा लक्षण। अब आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है? गॉइटर, यानी घेंगा। कौन सा रोग होता है? गॉइटर यानी घेंगा रोग होता है। अब इसमें आपको क्या लक्षण दिखाएगा? गर्दन के पास आपको दिखेगा फूल जाता है, और गर्दन की ग्रंथि फूल जाना ही हमको क्या? आयोडीन की कमी से हमको वो रोग दिखाई मिलता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है आयोडीन की कमी से। फिर है लोह तत्व, यानी आयरन की कमी से क्या होगा? अरक्तता, यानी क्या होगा? अरक्तता, यानी खून में कमी हो जाएगा। और खून में कमी होने पर आपको क्या लक्षण दिखाई देगा? कमजोरी। क्या लक्षण दिखाई देगा? कमजोरी आपको लक्षण दिखाई देंगे। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद हम लोग अभी देखेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग बनाएंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम, ये तो हम लोग अभी पढ़े। पोषक तत्व का नाम क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है। ये सभी क्या है? हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व है। यहाँ पे आपका नाम लिखने वाला निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण करता है, कौन करता है? प्रोटीन। कौन करता है जी? प्रोटीन करता है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वो प्रोटीन। वो विटामिन जो हमारे
अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अच्छी दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन ए। क्या आवश्यक है? विटामिन ए। क्या आवश्यक है? विटामिन ए। वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो खनिज का नाम क्या है? कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। उसके बाद दो ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिससे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ये आप लोग स्क्रॉल करके आगे और जाइएगा, पीछे वीडियो को पीछे सब देखिएगा, वहाँ पे आपका जो पिक्चर में आप हम लोग देखे उस फोटो को देखकर आप उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम लोग चौथा में आएंगे। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ चावल खाने पर हम हमारे पूरे शरीर की पोषण की आवश्यकता कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यानी पहले वाला गलत हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोकथाम की जा सकती है? हाँ, कर सकते हैं। शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के भोजन आवश्यक पदार्थ होने चाहिए? एकदम होनी चाहिए। शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? अरे नहीं है, सिर्फ मांस से कैसा प्राप्त हो सकता है? अब हम लोग रिक्त स्थान पढ़ेंगे। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेटस अभी पढ़े हम लोग, क्या होता है? रिकेटस होता है। उसके बाद डैश की कमी से बेरी नामक होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अभी हम लोग पढ़े, क्या होता है? स्कर्वी होता है। उसका हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। तो यहीं तक था हमारा अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर, और इसी के साथ मैं इस वर्ग को इस क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू।